जय हिंद दोस्तों, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे मर्दाक्षरण के बारे में, और यह 12th क्लास की क्लासेज है। मर्दाक्षरण, मर्दाक्षरण क्या होता है, किस प्रकार से मर्दा से क्षरण होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में बेटा सोयल इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोयल इरोजन कहा जाता है। ठीक है, मर्दा का क्षरण सोयल इरोजन कहा जाता है इसको। इसे मृदा अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मृदा अपर्दन। अगर कहीं पर लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मृदा अपर्दन। और इसको मृदा कटाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कटाव भी कहा जाता है। मेरा नाम हो गया वो मृदाक्षरण, सोयल इरोजन, मृदा अपर्दन और मृदा कटाव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगी तारे। तो ये सारा एक ही नाम है, सभी के सभी एक ही नाम है। ठीक है, इनको अलग अलग कहीं पर लिख दिया जाता है क्योंकि हिंदी है। खटी कटाव लिख दे, खटी अपर्दन लिख दे, खटी क्षरण लिख दे। तो इन बातों को आप याद रखिएगा। अब देखो, अपने बात करते हैं मृदा क्षरण क्या होता है। जब भी मृदा क्या होती है, अपने भौतिक कारकों द्वारा, किसके द्वारा? भौतिक कारकों के द्वारा। कोई भी कारक लग गया काम में, इसके भौतिक कारकों के द्वारा जब मृदा अपने मूल स्थान से, मृदा के कण हैं वो मूल स्थान से भटक कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भी स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं और इसे क्या बोला जाता है? मृदा क्षरण कहा जाता है। भौतिक कारकों के द्वारा मृदा का अपने मूल स्थान से या मृदा के कणों का मूल स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति का कमी हो जाना, ही क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, मृदा के क्षरण के अंदर बहुत सारे इसके जो मृदा की अपनी भौतिक दशाएं होती है, वानस्पतिक अवशेष होते हैं, वो बहुत सारे लगभग सभी के सभी कारक ही इसके अंदर प्रभावित करते हैं। सभी के सभी जो भौतिक दशा को प्रभावित करते हैं वो सब कारक इसको प्रभावित करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मृदा का क्षरण होता है, उसमें जो ये कारक हमने बात की थी, ये कारक क्या होते हैं? ये होती है एक प्रकार की शक्तियां। क्या होती है? शक्तियां। और मृदा क्षरण में दो शक्तियां लगती है। कौन कौन सी? मृदा क्षरण में दो शक्तियां कौन सी लगती है बेटा? दो शक्तियां लगती है जी। एक तो वायु द्वारा शक्ति लगती है और एक किसके द्वारा? जल के द्वारा। वायु को हिंदी में बोलते हैं एयर या विंड इरोजन के नाम से जाना जाता है। जल को वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल को वाटर बोलते हैं। अब देखिए, मृदा का जो क्षरण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है बेटा? देखिए, मृदा का क्षरण दो प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है भाई? एक तो जो क्षरण होता है वो प्राकृतिक क्षरण होता है। कौन सा होता है? प्राकृतिक, जिसको क्या बोलते हैं? अपने नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। और दूसरा होता है वो होता है त्वरित क्षरण। कौन सा? त्वरित क्षरण, जिसे एसिलेटेड बोलते हैं। एसिलेटेड। दो प्रकार के क्षरण होते हैं, एक तो कौन सा? प्राकृतिक नेचुरल, और त्वरित जिसे एसिलेटेड बोलते हैं। तो प्राकृतिक जो क्षरण होता है वह नुकसानदायक क्या होता है? बहुत ही कम नुकसान करता है। नुकसान क्या होता है? बहुत ही कम करता है। और जो त्वरित क्षरण होता है वो नुकसान क्या करता है? ज्यादा करता है। नुकसान क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है। अब जो नेचुरल इरोजन होता है वो कौन सा होता है? देखिए, जब भी मृदा के अंदर कोई पौधा उगेगा, पौधे की जड़ भूमि में जाएगी, तो वो भूमि के अंदर नीचे भूमि में जाके वो क्या करेगा? मृदा का क्षरण करेगा। कोई कैंचुआ जा रहा है ऐसे 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 करके मृदा में सुरंग बना के, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का क्षरण करता है। क्या आप कैंचुए को रोक सकते हो? क्या आप हाथ से मृदा के अंदर पौधे की जड़ को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो इसीलिए प्राकृतिक क्षरण पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। और जब मृदा का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण,
तो आपने पढ़ा होगा कि मृदा का निर्माण जब होता है तो 1 इंच मृदा के निर्माण में 800 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। तो बहुत ही होड़ा होड़ा हुआ है, बहुत ही धीरे, बहुत ही ठाडो काम है वो मृदा निर्माण। मृदा निर्माण बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसीलिए जब मृदा का निर्माण होता है तो ये क्या करता है, साथ में चलता है। क्या करता है, साथ में चलता है। तू जावे करे कि मैं जाऊं तो मैं ही चालू साल, भाई बात है। मृदा निर्माण और मृदा विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं, प्राकृतिक क्षरण होता है। ठीक है, नुकसान इससे बहुत ही कम होता है, क्योंकि क्या होता है, परिवर्तन में बहुत ज्यादा समय लगता है, परिवर्तन के अंदर बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक क्षरण होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट अपने बात करें त्वरित क्षरण, तो नुकसान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और मनुष्य इसका नियंत्रण है वो कर सकता है। मनुष्य इसका नियंत्रण कर सकता है, नियंत्रण इसका संभव है और यह बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी होता है, त्वरित इसीलिए इसको कहा गया है। यह मृदा निर्माण की विपरीत प्रक्रिया है, यानी विनाश है वो जल्दी कर दे, रोल की दौड़ कर दे 5 मिनट में प्रोग्राम। ठीक है, तो त्वरित क्षरण नुकसान ज्यादा होता है, नियंत्रण इस पर मनुष्य का होता है, मनुष्य नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, और जल्दी हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी होता है ये। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, किया होगा, पहले नक्को बांधता आडमू जब नक्को नया बंद तो या बंदो टूट जानतो तो आगे क्या कर लेता, कट्टो बिछा लेता, यूरिया मां मुंदा पड़ जाता। भाई चीज है, इसको क्या कर सकते हैं, अपने त्वरित को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, सर जी थे ही करता, मैं तो यहाँ करता को नहीं, बात दूसरी है, बाकी कोई ना कोई तो करतो ही हो, मेरा देखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बेटा, जो अपनी शक्तियां पड़ी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। अपने जो शक्तियां थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो शक्तियां कौन कौन सी थी, वायु और जल थी। सबसे पहले अपने बात करते हैं जल क्षरण की। किसकी, जल क्षरण की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है वाटर इरोजन। क्या कहा जाता है, वाटर इरोजन, जो कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा, भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है, जहां पर बरसात ज्यादा, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। सबसे ज्यादा जल क्षरण कहां पर होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। अब अगर राजस्थान की बात करा तो पेड़ नहीं पानी को नहीं खटू चरण होसी, पर खटई खटई हो जे कहां पर होता है, कोटा क्षेत्र में होता है। और कोटा क्षेत्र में भी कहां पर होता है, जो चंबल एरिया है वहां पर ज्यादा होता है, चंबल जो नदी है उसके आसपास में ज्यादा होता है। ठीक है, चंबल बीहड़ बनाती है चूलिया जलप्रपात, वो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बट चंबल है वो कोटा क्षेत्र के अंदर बरसात ज्यादा होती है यहाँ पर। तो चंबल क्षेत्र के जो कोटा रीजन है वहां पर क्या होती है, ज्यादा मात्रा में जल अपर्दन होता है। और यहाँ पर भी अवनाली का अपर्दन है वो बहुत ज्यादा होता है। कौन सा अपर्दन, अवनाली का अपर्दन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, समझते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैं आपके जो क्वेश्चन है वो हल करवा दूंगा। ठीक है, थ्योरी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप सारों पहले क्या बना लिया, एक घर बना लिया, सुनो सो क्या बना लिया, घर बना लिया, बोर्ड पर ही बना लिया, बिया तो आपने डोल को नहीं कायर है, बताओ दिखान कमेंट करके। तो आप बना लियो घर, वो बना लियो गेट। ठीक है, ये बना लिया हमने गेट, ये लगा दिया कुंटा, यहां पर हमने बना ली चौकी, और ये था हमारा बड़ा सा नीम का पेड़। क्या था बेटा, ये हमारा नीम का पेड़ था घर के बिल्कुल सामने, दिख नजे कि नहीं। यहां पर हमने बना लिए बादल। ठीक है, बादल से हो गई बरसात, और यहां पर पड़ा था पानी वालो घड़ो, वो बना लियो आप घड़ो। यहां पर पानी का घड़ा पड़ा था, बनो तो मेरे विषय ये देख लो। अब क्या हुआ, वो पेड़ बीच में हो गई,
ये पेड़ ने हटाओ पहले, वो पेड़ हो हट चौकी गिल पास। अब हमने क्या किया, हमने बरसात करवा दी बादल से, हमने क्या करवा दी, बरसात करवा दी बादल से, ठीक है। चौकी थी हमारी, वहां पर रेत पड़ी थी, ठीक है, जूते चप्पलों आदि के द्वारा रेत आई हुई थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर छोटे छोटे जो कण थे वो मृदा के जो छोटे छोटे चप्पलों के जूतों के किनारे पे लग के, तले में लग के चौकी पर आए हुए थे। अब बरसात होती है तो क्या होता है, जो छोटा कण होता है वो सबसे पहले बरसात की बूंद उसी को हिलाती है और वो क्या करता है, 10 मीटर दूर उछलकर गिरता है। कितने मीटर, 10 मीटर दूरी तक उछलकर गिरता है। और इस घड़े के अंदर अपने ऊपर जो लोटा रखा हुआ था उसके अंदर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कण आके गिर जाते हैं, छोटे छोटे कण हैं वो आके गिर जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कण गिरे थे ये भी एक प्रकार का इरोजन है। कौन सा है, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्षरण था वो किसके कारण हुआ, वर्षा की बूंद के कारण हुआ। इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया बेटा, इसे बोल दिया गया बौछार क्षरण। किसके, क्या बोल दिया, बौछार क्षरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको स्प्लेश, स्प्लेश इरोजन, स्प्लेश इरोजन। सबसे पहला बौछार क्षरण वर्षा की बूंद के द्वारा क्षरण होता है जिसे स्प्लेश इरोजन बोला जाता है, ठीक है। पहला कण बौछार के द्वारा ही हिला था। अब क्या हुआ, अब जिधर की तरफ चौकी की ढाल है वहां से पानी बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और पानी बहता बहता जाता है, ठीक है। तो दूसरी जो परत अपनी जो क्षरण होता है वो पानी है वो एक परत के रूप में बह रहा है और अपने साथ मिट्टी की परत को भी बहा के लेके जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, अपने परत क्षरण बोल देते हैं, ठीक है। और इसे कहा जाता है सीट इरोजन। क्या बोलते हैं, अपने सीट इरोजन के नाम से जाना जाता है, सीट इरोजन, ठीक है, याद रखिएगा। जो वर्षा या जल द्वारा क्षरण था उसकी पहली अवस्था थी बौछार क्षरण, दूसरी अवस्था परत क्षरण सीट इरोजन थी, परत के रूप में बहा के लेके गया है। मृदा क्षरण की जो जल क्षरण होता है उसकी सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, परत क्षरण होती है। कौन सी अवस्था होती है बेटा, परत क्षरण होती है सबसे हानिकारक। इसे मृदा की कैंसर भी बोलते हैं, मृदा की कैंसर या किसान की कैंसर भी इसको बोला जाता है। इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए अपने इसको क्या बोलते हैं बेटा, नग्न आंखों से इसको नहीं देखा जाता है, इसीलिए इसे किसान की मृत्यु बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसान की मृत्यु का कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो ऊपरी जो अपनी टॉप सोइल होती है, जो टॉप सोइल का मतलब पृष्ठ मृदा, जो सरफेस सोइल होती है वो ही उपजाऊ होती है और उसी उपजाऊ परत को पानी अपने साथ बहा के लेके चला जाता है और मिट्टी है वो अनउर्वर हो जाती है, इसीलिए इसे किसान की मृत्यु भी कहा जाता है और इसे स्किमिंग ऑफ द मिल्क क्रीम भी बोला जाता है, ठीक है, यानी मलाई उतारना भी इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, मलाई के रूप में परत को उतार देता है। और दूसरा जो आगे अपने 3 नंबर क्षरण की अवस्था आती है वो आती है नालिका क्षरण। कौन सी आती है बेटा, नालिका क्षरण। अब ये पानी क्या होता है, ढाल की तरफ बहने लग जाता है और छोटी छोटी अंगुली नुमा नालियां बना देता है। क्या बना देता है, अंगुली नुमा नालियां बना देता है, इसीलिए इसे रिल इरोजन के नाम से जाना जाता है या नालिका क्षरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो नालिका जो क्षरण होता है उसके अंदर अंगुली नुमा नालियां बनती है। कौन सी अंगुली नुमा नालियां बनती है। अंगुली नुमा जो नालियां होती है उनको अपने स्पेशल ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। जब भी अपने कोई कृषि कार्य करते हैं, जैसे जुताई करते हैं, सामान्य जुताई करते हैं तो ये नालियां हैं वो ठीक हो जाती है, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन नहीं करने पड़ता। जैसे फसल बोई हुई है और उसके अंदर नाली का क्षरण हो गया तो हम जब भी इसकी निराई गुड़ाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी,
समाप्त हो जाएगी ये नालिका क्षरण, ये ठीक हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अपने स्पेशल ऑपरेशन किसी प्रकार का नहीं अपनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर के पीछे करावा जोड़ दिया तो ये सही होगा, ये नालिका होता है। 4 नंबर जो अवस्था आती है वो होती है अवनालिका। अब ये जो नालियां होती है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है गली इरोजन। क्या बोला जाता है बेटा, गली इरोजन बोला जाता है। और अवनालिका अपर्दन होता है उसे अधोमृदा संस्तर का जो अपने अधोमृदा अपर्दन भी बोला जाता है। अधोमृदा अपर्दन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, भूमि के नीचे की जो परत होती है, ऊपरी परत को तो यही बहा के लेके गया, अब ये गहरी नालियां बन जाती है जिसे अवनालिका बोला जाता है। और इनको नष्ट करने के लिए अपने को स्पेशल क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर रेवाइंस आ जाता है, जो कि गली की बढ़ी हुई रूप है, यानी दर्राओं का निर्माण हो जाता है। और ये सही होने की लायक नहीं रहती है, जमीन अपनी अनुरूर हो जाती है, बंजर हो जाती है, भेड़ का निर्माण करने लग जाती है। तो ये आपका अवस्थाएं थी, क्वेश्चन एग्जाम में इन अवस्थाओं में से पूछा जाता है। तो पहली अवस्था कौन सी, स्प्लेश सीट रेल गली। कैसे याद करना है, स्प्लेश सीट रेल गली, स्प्लेश सीट रेल गली, स्प्लेश सीट रेल गली, याद रख लीजिएगा। बस आपको इतना याद रखना है, याद हो जाएगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो ये तो था मृदा का जो जल क्षरण होता है वो कैसे होता है। इससे आगे भी बहुत सारे क्षरण की अवस्थाएं होती है। जैसे अपनी बात करें तो एक होता है जब नदी अपने किनारों का क्षरण करती है तो उसे स्ट्रीम इरोजन या धारा क्षरण के नाम से जाना जाता है। नदी जब अपने किनारों का क्षरण करती है, किनारे की जो मिट्टी है वो बहाकर अपने साथ लेकर जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे बोलते हैं अपने धारा क्षरण या स्ट्रीम इरोजन। ठीक है, उसके बाद में अगर मृदा की जो जल और वायु के दोनों का क्षरण संयुक्त रूप से बात करें तो उसे वेव इरोजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वेव इरोजन के नाम से जाना जाता है। और जल क्षरण का जो लैंड की स्लाइड्स होती है, लैंड स्लाइड होता है, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, वो भी एक मृदा के जल क्षरण का प्रकार होता है। क्या होता है, मृदा के जल क्षरण का प्रकार होता है। और जो मानव जनित क्षरण होता है, जैसे आप खेत में गए और आपने नाली में मिट्टी को इधर उधर किया तो आप भी क्षरण कर रहे हैं, मानव जनित जो क्षरण होता है वो एंथ्रोपोजेनिक क्षरण के रूप में जाना जाता है, एंथ्रोपोजेनिक मृदा क्षरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जल क्षरण होता है वो इतना ही होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे वायु क्षरण। किसकी बात करेंगे, वायु क्षरण की बात करेंगे। वायु क्षरण इसे बोला जाता है विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, देखिए, वायु के द्वारा मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या स्थानांतरित करना क्या होता है, वायु क्षरण होता है। तो देखिए विंड इरोजन होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है भाई, भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर, थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर होता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहां पर होता है बेटा, जैसलमेर के अंतर्गत होता है। कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, जैसलमेर में सर्वाधिक वायु द्वारा क्षरण होता है। वायु क्षरण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, देखिए अपने बात करते हैं। वायु क्षरण की बहुत सारी अवस्थाएं होती है जिनके बारे में अपने पढ़ें। तो वायु क्षरण में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टीला बनाना है। क्या बनाना है, एक टीला बनाना है। ये आपने टीला बना लिया, ठीक है, ओ थे के बना लियो, एक टीलो बना लियो। अब इंग माथे 3 गण बना लो। तो मृदा की जो वायु क्षरण होता है उसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले अपने बात करें तो वायु जब चलती है तो उसकी 2 दिशाएं होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि वायु की दो दिशाएं हैं वो कौन सी होती है, दो दिशाएं हैं वो कौन सी होती है। जब वायु आती है उस दिशा को क्या कहते हैं, और जब वायु जाती है उस दिशा को क्या कहते हैं, आगे वाले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो अपनी बात करें वायु का वह वेग, वायु का वह वेग जो मिट्टी के कणों को अपने स्थान से हटा दे, वह क्या होती है, विंड वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। डेल्टा ई के नाम, डेल्टा के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो अपने बात करें सबसे पहले क्या होगा, जब बहुत ज्यादा तेज अपने अंदर चलेगा तो सबसे पहला कौन कण है वो कौन सा उठेगा, जो मीडियम प्रकार का कण है वो उठ जाएगा, मीडियम प्रकार का कण है वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, और वो उठ के पहले यहां पर पड़ेगा, फिर यहां पर पड़ेगा, फिर यहां पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, उछलता रहता है, क्या करता रहता है, उछलता रहता है। अब जो बीच का छोटा कण था वो क्या होता है, वायुमंडल के अंदर इस प्रकार से बिखर जाता है। आप जब आंधी आती है तो देखते हैं कि धूल लेकर आती है साथ में, वो कौन सा होता है, ये जो छोटे वाला कण होता है वो ही होता है। उसके बाद में सबसे बड़ा कण होता है, वो चलता ही नहीं, उठता ही नहीं है मिट्टी से, मिट्टी के अंदर से, और वायु के द्वारा रेंग कर चलता है। वो क्या करता है, रेंग कर चलता है। इसीलिए देखा जाए तो वायु चरण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था कौन सी, जिसे हमने बोल दिया उच्छलन, यानी जो उछल उछल कर चलता है उसे क्या बोलते हैं, उच्छलन, और इसे कहा जाता है साल्टेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, साल्टेशन। सबसे ज्यादा लगभग 75% के करीब यही चरण होता है, सबसे ज्यादा चरण है वो कौन सा होता है, यही होता है। और उच्छलन में कणों का आकार कितना होता है बेटा, तो कणों का आकार इसके अंतर्गत 0.1 से 0.5 mm के करीब होता है। कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm के करीब होता है। उच्छलन धीरे धीरे उछल उछल कर चलता है। 2 नंबर दूसरा जो कण था वो कौन सा उठा था बेटा, निलंबन वाला कण उठा था, सस्पेंशन में चला गया था निलंबन। और निलंबन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्पेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन होता है वो कितना % होता है बेटा, यह कुल वायु चरण का लगभग 25% तक होता है मैक्सिमम। कितना होता है, 25% तक होता है। और इसमें कणों का आकार है वो कितना होता है, कणों का आकार निलंबन के अंतर्गत अपनी बात करें तो 0.1 mm से कम होता है, 0.1 mm से कम होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, कण हैं वो वायु के अंदर सस्पेंशन में चले जाते हैं। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा आता है स्थैसपर्ण। कौन सा, स्थैसपर्ण, जो कि रेंग रेंग कर कण है वो चलता है। स्थैसपर्ण को बोलते हैं सरफेस क्रीप। क्या बोला जाता है, सरफेस क्रीप बोला जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, स्थैसपर्ण या सरफेस क्रीप के नाम से जाना जाता है निलंब, जो लास्ट वाला अपनी अवस्थाएं होती है। और इसके कणों का आकार कितना होता है, 1 से 5% तक इसकी प्रतिशत में अपना ये कुल वायु चरण का होता है। कणों का आकार होता है वो कितना होता है बेटा, 0.5 mm से ज्यादा होता है, 0.5 mm से ज्यादा होता है। या अपने कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला कण होता है वो बड़ा होता है, रेंग रेंग कर चलता है, इसीलिए सबसे बड़ा कणाकार किसका होता है, स्थैसपर्ण का होता है। उम्मीद करता हूं आपको तीनों अवस्थाएं हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे, इस प्रकार से याद हो गई होगी। अभी अपने इसका संरक्षण पढ़ते हैं, किस प्रकार से अपने इसकी भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, कोई लेवल वाली बात नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं ये। तो जो वायु चरण होता है, और एक हमने पढ़ा जल चरण, जल का चरण। अब अपने इनका पढ़ते हैं संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जल चरण का संरक्षण पढ़ते हैं। पहली जो प्रैक्टिसेज होती है वो एग्रोनॉमिक मेजर्स अपने पढ़ते हैं। ठीक है, या अपने कह सकते हैं प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं। ठीक है,
प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं। दूसरा जो उपाय होता है वो होता है यांत्रिक, या इसे बोलते हैं कृत्रिम या मैकेनिकल, जिसके अंदर यंत्रों का उपाय हो। प्राकृतिक उपाय या अपने इसको सस्यात्मक उपाय भी कह सकते हैं। कौन से उपाय? सस्यात्मक उपाय, जिसमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपायों को ही अपनाया जाता है। और कहां पर अपनाया जाता है बेटा? जहां पर भूमि का ढाल 2% से कम हो, वहां पर कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? प्राकृतिक या सस्यात्मक उपाय। जहां पर पृथ्वी का ढाल 2% से कम ज्यादा हो, वहां पर क्या अपनाया जाता है? अपना यांत्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। प्राकृतिक उपाय कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो प्राकृतिक उपाय होता है वो होता है समोच्च खेती। समोच्च खेती, समोच्च का मतलब क्या होता है? कंटूर। कंटूर फार्मिंग, कंटूर का मतलब समान ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखाएं, या अपने कह सकते हैं ढाल के विपरीत खेती। मान लीजिए ये ढालू भूमि है, इस ढालू भूमि में आप इस प्रकार से बोओगे या इस प्रकार से। हम तो ढाल के विपरीत बोएंगे सर, क्योंकि यहाँ से पानी है वो आएगा तो इन कुंड में से रुक रुक के आएगा। ये क्या होती है? समोच्च खेती होती है। और रुक रुक कर आने से अपना क्या होता है? जल संरक्षण हो जाता है, जल के द्वारा मृदा का संरक्षण हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें 2 नंबर, तो टिलेज, या अपने कह सकते हैं भू परिष्करण। तो उचित भू परिष्करण की प्रक्रियाएं हैं वो अपने को अपनानी चाहिए। खेत की निराई गुड़ाई है वो टाइम पर करनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में जल का इनफिल्ट्रेशन रेट है, जो अंतःस्पंदन की प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। पानी ज्यादा मात्रा में नीचे प्रवेश करेगा, भूमि भुरभुरी होगी तो पानी ज्यादा मात्रा में नीचे प्रवेश करने के कारण भूमि पर पानी बहेगा नहीं, और बहेगा नहीं तो अपना जल अपर्दन नहीं होगा। 3 नंबर की बात करें तो पलवार आता है। कौन सा आता है? पलवार, या इसे मल्चिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्चिंग। अब जो मल्चिंग क्रॉप्स होती है उनकी बुआई करते हैं, क्योंकि हमने प्राकृतिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कृत्रिम नहीं पढ़ रहे। अगर यांत्रिक की बात करें तो यहाँ पर भी पलवार का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक का यूज करें तो प्लास्टिक मल्च होती है। अगर कूड़े कचरे का यूज कर रहे हैं अपने, पलवार का मतलब क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है इसका नमी का संरक्षण करना। पलवार यानी भूमि है वो वनस्पति विहीन भूमि है, नग्न भूमि है। उस भूमि को अपने प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा या कृत्रिम पदार्थों के द्वारा ढक देते हैं, उनको एक कवर प्रदान कर देते हैं, ताकि अपना नमी संरक्षण भी हो जाए और जल का इनफिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाए, जिसके कारण क्या हो जाता है? भूमि का मृदा का संरक्षण हो जाता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो पलवार के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं? मृदा का संरक्षण है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो 4 नंबर की बात करें तो अपने फसल चक्कर अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? फसल चक्कर। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक बार हमने मक्का बो दिया। अब मक्का क्या होती है? सिंगल टिलर फसल होती है, एक ही कल्ला निकलता है, इसमें से ज्यादा तने विकसित नहीं होते हैं और दूरी भी इसके अंदर ज्यादा रखते हैं। तो देखिए, मक्का के अंदर ज्यादा दूरी रखने के कारण वहां पर यह एक मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है, ठीक है। अब मक्के के साथ में आगे वाली जो फसल आती है उसमें अपने दलहनी फसल, जैसे मूंगफली बो दिया। क्या बो दी? अपने मूंगफली बो दी। तो मूंगफली बोने के कारण क्या होगा? मूंगफली आच्छादित करके चलती है मिट्टी को और बहुत ही सघन होती है, जिसके कारण क्या होता है? अपना जल रुक रुक कर जाता है और मृदा का संरक्षण हो जाता है, ठीक है। तो फसल चक्कर, उचित फसल चक्कर अपनाने के कारण भी अपने जल का संरक्षण है वो कर सकते हैं। 5 नंबर जो आपका मेथड होता है वो होता है पट्टीदार खेती करना। कौन सी खेती करना? पट्टीदार खेती करना, यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग अपने अपनाते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है बेटा? देखिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि अपने क्या करते हैं? ऐसे पट्टियों के अंदर खेती करते हैं, ऐसे पट्टियों के अंदर खेती करते हैं। जैसे ढाल वाली भूमि है, वहां पर हमने एक जगह मक्का बो दिया, मक्का के साथ में ही अपने क्या बो दी? यहाँ पर सोयाबीन बो दी, या कोई भी दूसरी क्रॉप जो सघन होती है, ठीक है। एक मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली है तो एक रोकने वाली फसल होनी चाहिए। दूसरा, अगर अपने 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर अपने ले फार्मिंग को अपनाया जा सकता है। फसल प्लस घास की खेती है वो अपना सकते हैं। दूसरा, अपने क्या कर सकते हैं? इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी अपना सकते हैं। फसलों के साथ में क्या उगा देना भाई? एग्रो फॉरेस्ट्री। फसल के साथ में अपने क्या बो देते हैं?
वृक्ष बो देते हैं। अब वृक्ष भी अलग अलग तरीके से बोते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कुछ एक टर्म होती है, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का भी यूज अपने कर सकते हैं। संपूर्ण कोर्स को अवेल करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बहुत ही टेक्निकल तरीके से सारा ज्ञान है वो हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कोर्स है वो किस प्रकार से होगा, या आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस प्रकार से आपको याद रखा जा सकता है। इस मैटर को इसी प्रकार से अपने डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मटेरियल है वो सारा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक लिमिट के बाद में हमारा सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी अपना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं यांत्रिक उपाय की। तो यांत्रिक उपाय यानी यहाँ पर अपने क्या करेंगे, यंत्रों का काम करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या बना देते हैं, यहाँ पर कंटूर खाइयां बना देते हैं, कंटूर खाई बना देते हैं, जो कि 60 सेंटीमीटर तो चौड़ी होती है। कितनी चौड़ी? 60 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर क्या होती है, वो गहरी होती है। कंटूर के अंदर खाई बना देते हैं, ठीक है। 2 नंबर की बात करें तो दूसरा, अगर अपने यहां पर बात करें तो जिंक टेरेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? जिंक टेरेस बना देते हैं। जिंक टेरेस होता है वो कितनी ढाल पर बनाया जाता है? जहां पर भूमि की ढाल 3 से 10% हो, वहां पर जिंक टेरेस बनाते हैं। उसके बाद में 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर अपने बेंच टेरेस का प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग कर सकते हैं? बेंच ट्रेस का। और जिसकी ढाल कितनी होती है भूमि की? जहां पर 16 से 33% ढाल होती है, वहां पर अपने बेंच टेरेस बनाते हैं। 4 नंबर यांत्रिक उपाय की बात करें तो सब सोइलर का यूज कर सकते हैं अपने। सब सोइलर जो कि मृदा के नीचे उपस्थित हार्ड पैन को तोड़ देता है। 30 सेंटीमीटर से नीचे ये अगर मृदा के अंदर हार्ड पैन है, कठोर परत बनी हुई है, तो उसको तोड़ने के लिए, ताकि वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो, जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नीचे परकोलेशन करे। तो 30 सेंटीमीटर से अधिक गहरी जुताई के लिए अपने सब सोइलर का प्रयोग है वो कर लेते हैं, ठीक है। ये इतने सारे इसके अंदर अपने यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर अपने पलवार का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसे मल्च बोला जाता है। और मल्च होती है वो बहुत प्रकार की होती है बेटा। एक मल्च की बात करें अपने, मल्च दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर अपने बाहर से कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक मटेरियल को छोड़कर बाहर से कोई कृत्रिम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी मल्च होगी? अपनी यांत्रिक प्रकार की होगी। जैसे अपने बात करें वर्टिकल मल्च। वर्टिकल मल्च में क्या करते हैं अपने? वर्टिकल मल्च कपास के खेतों में अपनाई जाती है, और उसमें कपास के खेत के अंदर दूरी ज्यादा होती है। तो दूरी ज्यादा होने के कारण जो अपनी फसल होती है, जैसे एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ है, एक यहाँ है, तो बीच में जगह ज्यादा है। अब यहाँ पर पानी है वो एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, इसीलिए यहाँ पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं, इनमें कचरा भर दिया जाता है। गड्ढों खोदने के लिए यंत्र यूज में लेते हैं, इसीलिए इसको किस में रखा गया? यांत्रिक में रखा गया। तो गड्ढों में कचरा भर देते हैं, कचरा भरने के कारण यहाँ पर इसकी जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है, जल ज्यादा मात्रा में, रिसाव भी ज्यादा मात्रा में करता है। इसीलिए अपने वर्टिकल मल्च भी प्रयोग में ली जाती है। स्टबल मल्च भी यूज में करते हैं, प्लास्टिक मल्च भी यूज करते हैं, बहुत सारी मल्चिंग की क्रियाएं वो यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो वायु क्षरण का। वायु क्षरण में जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप इन प्रक्रियाओं के द्वारा भी मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं, ठीक है। परंतु साथ साथ में अपने बहुत सारे उपाय भी अपना लेते हैं वायु क्षरण को रोकने के लिए। एक तो उसके ऊपर अपने वानस्पतिक आवरण है मिट्टी के ऊपर, वो लगा देते हैं, ठीक है। वानस्पतिक आवरण से आच्छादित कर देते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी का मृदा अपरदन है वो रुक जाता है। दूसरा अपने क्या कर लेते हैं? विंड ब्रेक लगा देते हैं। कौन से लगा देते हैं? विंड ब्रेक लगा देते हैं। विंड ब्रेक किस दिशा में लगाए जाते हैं? बहुत बार पूछा जाता है। पाला या जो तुषार होता है, फ्रोस्ट होता है, वो किस साइड से आता है बेटा? उत्तर साइड से आता है। और गर्मी होती है वो कौन सी दिशा से आती है? पश्चिम दिशा से आती है। तो कहा जाता है कि पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी दिशा के अंदर ही अपने को क्या करना चाहिए? विंड ब्रेक लगाने चाहिए। उसके बाद में अपने विंड ब्रेक होता है, उसमें खेत के
जो उत्तरी और पश्चिमी दिशाएं होती है उनके अंदर अपने क्या कर देते हैं, एक लाइन ही लगाते हैं पौधों की, तो वो विंड ब्रेक होता है। अगर एक से ज्यादा अपने लाइनें लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। और राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से बहुत सारी झाड़ियां होती है और पेड़ भी होते हैं, जैसे कि अपने बात कर सकते हैं अकेसिया, सो बबुल का या बबुल का प्रयोग किया जा सकता है, या अपने टेकोमेला अंडुलेटा जिसे रोइडा कहते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। नीम का प्रयोग अपने कर सकते हैं, मेलिएसी कुल होता है नीम का, ठीक है, एजा डायरेक्टा इंडिका मेलिएसी कुल का पौधा होता है। उसके बाद में अपने बात करें तो शीशम या डेलवर्जिया शिशु का प्रयोग अपने वृक्ष के रूप में मृदा का वायु अपर्दन को रोकने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद में झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों में अपने खींप लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका का यूज किया जा सकता है सॉरी, फोग का प्रयोग किया जा सकता है, पोलीगोनम पोलीगोइड्स का। उसके बाद में अपने अंजन घास और सेवण घास, इनका भी प्रयोग है अपने वायु क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स मृदा का जल क्षरण, वायु क्षरण और उसका संरक्षण। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।